तो ये फर्स्ट वेव है, S1 से निकल रही है, ये सेकेंड वेव है, S2 से निकल रही है। S1 पे x1 की वैल्यू 0 होगी, फेज ओमेगा टी आएगा। S2 पे सेकेंड वेव के लिए x2 की वैल्यू 0 होगी, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा इनिशियल, जब S1 वाली वेव S1 पे और S2 वाली वेव S2 पे है, तो इनिशियल फेज डिफरेंस आएगा फाई नॉट के बराबर, वही मैंने वहां लिखा। अब P पॉइंट पे वेव पहुंच रही है, P पॉइंट पे वेव अगर आ रही हो तो P पॉइंट पे फेज डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस between the two waves at the point P। तो P पॉइंट पे अगर हम फेज डिफरेंस देखते हैं तो क्या आता है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बराबर, या फाई से लिख लेगा, सबट्रैक्ट कर देते हैं किसी में से किसी को, इसमें से इसको, ठीक है। क्या आ जाएगा, k x1 माइनस x2 प्लस फाई नॉट, किया जाए। तो जो फेज डिफरेंस आया वो देख लो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यानी P पॉइंट पे फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं कर, टाइम इनवेरिएबल है, टाइम वेरी नहीं कर। तो कोहेरेंट सोर्सेस थे तभी मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, और तभी जब फेज डिफरेंस निकालेंगे और तुम इसके फेज में इसका फेज माइनस करोगे तो जो फेज डिफरेंस आएगा वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, दैट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन x1 and x2, how much distance wave has to travel before reaching at the point, that will depend upon the initial phase constant। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। तो that will be independent of the time, it will depend only upon x1 and x2, how much distance the wave have to travel to reach at the point P, and the initial phase difference between the two sources, उन पे डिपेंड करता है। इसको हम नॉर्मली x1 माइनस x2 को चाहे तो बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब समझ नहीं पा रहे होगे कि वेव को जो पाथ कवर करना पड़ रहा है टू रीच एट द पॉइंट P, तो उनके पाथ लेंथ के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज पाथ डिफरेंस, ठीक है। एंड if initial phase is zero, if initial phase is zero, अगर initial phase zero है, if initial phase is zero, if initial phase difference is zero, अगर initial phase difference zero है, ठीक है, तो phi is equal to क्या आ जाएगा, k into delta x। अगर initial phase difference zero है, अगर initial phase difference zero है, तो जो फेज डिफरेंस आएगा एट द पॉइंट P वो किसके बराबर आ जाएगा, k इंटू डेल्टा एक्स, वो किसके बराबर आ जाएगा, k इंटू डेल्टा एक्स। पर इसके लिए तुम्हें बस एक बात ध्यान रखना है कि फाई इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा एक्स होगा अगर अगर
फेज डिफरेंस किसी और वजह से ना आ रहा हो, ये फेज डिफरेंस है ओनली ड्यू टू पाथ डिफरेंस. Y is equal to k delta x is the phase difference due to the path difference. This is the phase difference due to the path difference. Clear है ये? फेज डिफरेंस और भी एक दो तरीके से आ सकता है, और हमने वेव्स पढ़ा है तो हमें पता है कि जब ट्रांसवर्स वेव का फिक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो एक फेज आ जाता है पाई का, फेज चेंज हो जाता है पाई का, हमने पढ़ा है. इनिशियल फेज कुछ हो, इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ हो, उसकी वजह से भी फेज डिफरेंस आता है पी पॉइंट पे. तो पी पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस आता है वो पाथ डिफरेंस की वजह से जो आता है उसका फॉर्मूला है k इंटू डेल्टा एक्स. पर वो किस किस वजह से आ सकता है? अगर दोनों सोर्सेज के बीच में इनिशियली कोई फेज डिफरेंस हो, वो उसकी वजह से भी आ सकता है. ये पाथ डिफरेंस वाला टर्म है, पाथ डिफरेंस की वजह से तो आता ही है. एंड अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो उस वजह से भी एक फेज डिफरेंस आ सकता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे. हमें पता है कि फिक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो एक पाई का फेज डिफरेंस आता है. इसको नोट कर लो. और ये क्लास जो शुरू हुई थी उसका बेसिक पर्पस था कि कम से कम 2-3 लोग ऐसे कह रहे थे कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, सो दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन. भाई वही कह रहे थे ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर में हम पूछ नहीं पाते हैं, जब तक पूछने की बारी आती है तब तक क्वेश्चन भूल जाते हैं. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुम पूछ सकते हो. एनीथिंग रेलिवेंट टू द टॉपिक यू कैन आस्क. तो जरा नोट में लिखना, तुम नोट में लिखो. The phase difference at the point P, the phase difference at the point P, phi is equal to k delta x, is due to the path difference, is due to the path difference. Is due to the path difference. There may be some other factors which will add to the phase difference at the point P. For example, if the sources are coherent but not in same phase, if the sources are coherent but not in same phase, that is when there is a phase difference between the two sources, जो कि यहाँ पे क्या है phi naught. Between the two sources, जो कि यहाँ पे क्या है phi naught. ठीक है. मैंने ये कहा था कि there may be some other factors which will add to the phase difference, For example, if the two sources are not in the same phase, they are coherent, they have same frequency, but they may not be in the same phase. जैसे उनके बीच का जो phase difference है वो phi naught है. Clear है? That is, they have some phase difference. ये phi naught है. And also reflection may add to the phase difference at the point P.
सपोज करेंगे एक वेव रिफ्लेक्ट होके कहीं से आ रही है पी पे, देखेंगे अभी एग्जाम, तो उसकी वजह से भी एक फेज डिफरेंस आए. द रिफ्लेक्शन may also add the phase difference may also add to the phase difference at the point P. May also add to the phase difference at the point P. पर अभी मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ मेनली किस पे, के डेल्टा एक्स पे, दैट इज फेज डिफरेंस ड्यू टू द पाथ डिफरेंस. ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा, इसलिए अभी हम उसी पे फोकस करें, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस. अच्छा, फिर भी मैंने यहाँ पे अभी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर ये फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती दोनों सोर्सेस की, सेम है, तो पता चल गया कि जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा. किसी भी पॉइंट पे फेज डिफरेंस टाइम, इफ द सरफेस इज मूविंग का क्या मतलब होता है यार, डॉपलर इफेक्ट हमें लाइट के केस में नहीं पढ़ना है यहाँ पे. मैंने कहा ना ओनली रेलिवेंट टू व्हाट आई एम स्पीकिंग. डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना है. सरफेस अगर मूव कर रहा है तो करने दो यार, मूव करने से क्या फर्क पड़ता है, तो डॉपलर इफेक्ट पे फर्क पड़ता है. लाइट का डॉपलर इफेक्ट हमें नहीं पढ़ना, और पढ़ना है तो सिर्फ उसका फॉर्मूला पढ़ना है. सरफेस मूव करेगा तो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, चाहे वो मूव करे या चाहे नहीं करे. मैं बता तो रहा हूं, तुम रेलिवेंट टू द टॉपिक शायद ही कोई क्वेश्चन पूछ पाओ शर्त के साथ, ठीक है, वो फालतू की बातें जरूर पूछ सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास फेज डिफरेंस ही आ गया, कांस्टेंट आया अगर दोनों सोर्सेस जो हैं वो सेम फेज में, अगर दोनों सोर्सेस सेम फेज में, और अगर क्या नाम है कि मूव कर रहा होगा तो करने देंगे यार, डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे अगर लगाना होगा तो, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है. फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क पड़ेगा, पर वो डॉपलर इफेक्ट की वजह से पड़ेगा. पर अगर मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है ना, एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, तो यहाँ पे अगर हम फेज डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालें तो शायद ऐसा कुछ आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस के x1 माइनस x2 प्लस फाई नॉट. ये आ गया. अब ये फेज डिफरेंस आ गया अगर सोर्सेस जो हैं वो कोहेरेंट नहीं है, अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो ये आ गया. अब अगर ये आ गया फेज डिफरेंस अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो क्या होगा. सपोज कर लेते हैं t बराबर 0 पे जो फेज है, सपोज क्या कर लेते हैं, दिख रहा है, मान लेते हैं के एक्स डेल्टा एक्स प्लस फाई नॉट. तो t इक्वल टू t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पे, मान लो ओमेगा 2 बड़ा है, नहीं तो मॉड लगा देंगे. t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, रखो यहाँ पे वैल्यू, क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस के डेल्टा एक्स प्लस फाई नॉट. यानी फेज डिफरेंस इतनी वैल्यू से, लेट्स से थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक वेरी करेगा, और अगर फेज डिफरेंस 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा तक वेरी करेगा, है ना, 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा तक वेरी करेगा, तो होगा क्या, देखो जरा, यहाँ देखिए, जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 रूट I2 कॉस फाई, है ना.
cos phi, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, cos phi का एंगल थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक वेरी कर गया। cos phi जो है यहाँ पे जो phi है वो थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक वेरी कर गया। अब थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक वेरी कर गया, तो अगर मैं cos का यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, सपोज करो इस तरह से cos का ग्राफ होगा, सपोज करो ये थीटा है, तो ये 2 पाई प्लस थीटा होगा, ये 2 पाई प्लस थीटा होगा। तो क्लियरली तुम देख सकते हो, क्लियरली तुम देख सकते हो कि पूरा एक पीरियड आ गया, पूरा एक पीरियड आ गया, पूरा एक पीरियड अगर आ गया, तो पूरे एक पीरियड में कॉस की एवरेज वैल्यू कितने लोग बता सकते हैं। अब यहाँ पे इंटेंसिटी जो है, पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। टाइम के साथ वेरी क्यों कर रही है, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है। कॉस फाई की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है, ये देखो फाई है, इंटेंसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है क्योंकि फाई की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है। फाई टाइम डिपेंडेंट होगा तो कॉस फाई की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट होगी, और cos phi की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट होगी तो इंटेंसिटी टाइम डिपेंडेंट होगा। और इंटेंसिटी अगर टाइम डिपेंडेंट है तो तुम देखो जरा ध्यान से, अगर इंटेंसिटी टाइम डिपेंडेंट है, हमारी बात समझ में, तो कोई एक फिक्स इंटेंसिटी नहीं आएगी, कोई एक फिक्स इंटेंसिटी नहीं आएगी, बल्कि तुम देखो कि एक पीरियड में cos phi की वैल्यू, cos phi की वैल्यू ये आ रही है, और cos phi का एवरेज, एवरेज ऑफ cos phi हर पीरियड में, एवरेज ऑफ cos phi क्या होता है, जीरो। एवरेज ऑफ cos phi क्या होता है, जीरो। ये जितना इधर पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा पार्ट इधर पॉजिटिव, ये दोनों मिलके इस हाफ वेव के एरिया के बराबर हो जाएंगे, तो cos phi की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो उस पॉइंट पे मुझे एक एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देगी जो कि I1 प्लस I2 के बराबर, यानी कोई इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं। एक सोर्स की वजह से पी पॉइंट पे इंटेंसिटी I1 है, एक सोर्स की वजह से पी पॉइंट पे इंटेंसिटी I1 है, दूसरी की वजह से I2 है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी सीधा सीधा क्या आ गया, उनको ऐड करके आ गया, एक एवरेज इंटेंसिटी आ गई, I1 प्लस I2। हो रहा है पॉइंट क्लियर, I1 प्लस I2 आ गया, वहां पे सीधा सीधा ऐड के, इंटरफेरेंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं लगा, पार्टिकल की तरह ऐड हो गया, एक की वजह से I1 दूसरी की वजह से I2, टोटल कितना आ गया, I1 प्लस I2। हाँ, ये सब होता है कि अगर ओमेगा 2 और ओमेगा 1 जो हम वो सब पढ़ते थे उसमें क्या कहते हैं बीट्स वाले में, वो यहाँ पे थ्योरी में लगा, पर इससे सीधा सीधा पता चल गया कि अगर सोर्सेस जो है, अगर सोर्सेस कोहेरेंट है, अगर सोर्सेस कोहेरेंट है, क्लियर है ये, तो कोहेरेंट सोर्सेस में किसी पॉइंट पी पे फेज डिफरेंस टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, यानी टाइम वैरिंग नहीं होता। अगर फाई टाइम इंडिपेंडेंट होगा, अगर फाई टाइम इंडिपेंडेंट होगा तो, अच्छा एक चीज बताता हूँ, जैसे किसी ने एक प्रॉब्लम लिखी, देयर इज अ साउंड प्रॉब्लम, अगर कुछ और लोगों को लगता है साउंड प्रॉब्लम तो वो टाइप करते, वरना मैं मान के चलूंगा वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो कोहेरेंट सोर्सेस की वजह से जो फाई है, जो फाई है वो क्या है, कांस्टेंट। फाई कांस्टेंट तो cos फाई कांस्टेंट, cos फाई कांस्टेंट तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कांस्टेंट, ये पी पॉइंट पे एक कांस्टेंट इंटेंसिटी सुनाई दिखाई दे। पर अगर नॉट कोहेरेंट सोर्सेस है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस है, तो फेज डिफरेंस डिपेंड करेगा टाइम पे, और टाइम पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब कि cos फाई की वैल्यू टाइम वेरिंग हो गई, cos फाई की वैल्यू टाइम वेरिंग हो गई, यानी इंटेंसिटी टाइम वेरिंग हो गया, और फिर हमें वहां पे एवरेज इंटेंसिटी दिखाई दे जाएगी I1 प्लस I2। और अगर अगर फाई सफिशिएंटली तेजी से वेरी कर रहा है, अगर फाई सफिशिएंटली तेजी से वेरी कर रहा है, तो हमें वहां पे एक एवरेज इंटेंसिटी I1 प्लस I2 दिखाई दे जाएगी, क्लियर है ये, हमें वहां पे एक एवरेज इंटेंसिटी I1 प्लस I2 दिखाई दे जाएगी, पॉइंट क्लियर है। लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई है मान लो, तो क्या होगा, डिफरेंस भी बहुत हाई आ जाएगा और फाई बहुत तेजी से वेरी करेगा, और हमें इंटेंसिटी में वेरिएशन हो तो रहा है, इंटेंसिटी में वेरिएशन हो तो रहा है, दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, और हमें एक एवरेज इंटेंसिटी I1 प्लस I2 दिखाई देगी, क्लियर है ये।
आ रही बात समझ में? जैसे ट्यूबलाइट होता है ना, तो ट्यूबलाइट में जो करंट जाती है वो इस तरह से जा रही है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, घट रहा है। तो वोल्टेज बढ़ रहा है, घट रहा है, जीरो भी हो रहा है, पर हमें एक एवरेज लाइट दिखाई देती है क्योंकि वेरिएशन जो है वो सफिशिएंटली हाई हो रहा है कि हम हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज का जो कॉन्सिक्वेंस है वो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है। कितने लोगों को समझ आया ये वाला पॉइंट? अच्छा, मैं थोड़ा लिखवा दूंगा। कितने लोगों को इसमें कुछ पूछना है? कितने लोगों को इसमें कुछ पूछना है? पूछने वाले हमेशा हैंड रेज किया करेंगे, पूछने वाले हैंड रेज किया करेंगे। और जैसे किसी की प्रॉब्लम आई कि देयर इज अ साउंड प्रॉब्लम, देयर इज अ साउंड प्रॉब्लम, ठीक है निखिल, मैंने देख लिया साउंड प्रॉब्लम, तो तुम जिनको और भी प्रॉब्लम आ रही है वो लिख देंगे यस देयर इज अ साउंड प्रॉब्लम, पूरा टाइप करेंगे, तो मैं फिर उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँ। कोई भी प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है निखिल, पूछो। शायद गलती से हाथ उठाओ, लिख लेना। अनम्यूट, हाँ ठीक है, अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। नहीं बिल्कुल नहीं, जो कोहेरेंट सोर्सेज है उनका सेम मीडियम ऑफ प्रोपगेशन क्यों रिक्वायर्ड होगा? बिल्कुल भी नहीं। सोर्सेज का मीडियम से क्या मतलब? इररिलेवेंट क्वेश्चन। बस अगर मीडियम अलग होगा तो K1 और K2 की वैल्यू अलग हो जाएगी। K1 और K2 की वैल्यू अगर अलग हो जाएगी तो ठीक है, फेज डिफरेंस कुछ और आएगा, पर टाइम डिपेंडेंट तो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है निखिल, पूछो, अनम्यूट कर दिया मैंने। सर इंटेंसिटी बता दो सर, क्या होता है? तो विजुलाइज नहीं हो रहा इंटेंसिटी, सर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है ब्राइटनेस। अगर विजुलाइज नहीं हो रहा है तो विजुलाइज करने के हिसाब से मैंने बता दिया ब्राइटनेस। और साउंड के केस में इंटेंसिटी का लेना देना था लाउडनेस से, और साउंड के केस में मैंने इंटेंसिटी डिराइव कराया था। और ज्यादातर लोगों ने कहा था कि इंटेंसिटी उनको पता है कि क्या होता है, वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया यहाँ। तुम साउंड वेव के लेक्चर्स रिवाइज कर लेना। हालांकि वो साउंड वेव से होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, पर बात मोर और लेस सेम होती है। हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव के लिए। पावर क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। यस सर। ठीक है, तो एक तरह से तुम कह सकते हो दिस इज पावर पर यूनिट एरिया। मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं मुझे लग रहा था तुम्हें पता होगा शायद। दिस इज पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है, और पूछना हो किसी को कुछ इसमें? तो सब लोग जरा लिख लें। फर्स्ट पॉइंट, फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, for coherent sources, the phase difference at any point, the phase difference at any point is independent of the time, is independent of the time, is independent of the time.
लिख लो, if the sources are coherent, then the phase difference at any point P is independent of the time. That is, phase difference is time invariant, is time invariable. Second point, for incoherent sources, for incoherent sources, for incoherent sources, the phase difference at any point the phase difference at any point varies with time, varies with time, and therefore intensity at the point P will also vary with the time, will also vary with time. And we get an average intensity phase intensity at P also varies with time, and we get an average intensity which is sum of the intensity at the point P due to two sources, due to two sources. ठीक है, तो जो भी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था वो चाहो तो तुम लिख लो, कॉस वगैरह का ग्राफ ड्रॉ कर लो। हो जाए तो बता देना। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरे ख्याल से अबाउट 5 मिनट्स बचा है, तो कल के लिए क्या है वो तुम देख लो क्या करना है। सब लोग आप कल का होमवर्क लिख लें और लिख के ग्रुप पे भी डाल दें मेरी तरफ से। फर्स्ट, रिवाइज, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिवाइज लेक्चर नंबर 79 and 80, revise lecture number 79 and 80 of chemistry.